Welcome back, viewers. Let's take a look at the breaking developments that we're tracking very closely. India is witnessing a fresh uptick in the COVID-19 cases, with the surge of the COVID-19 cases recorded from across the country and the active infections reaching at the mark of 5,364 at this point of time. According to the data that has been released by the Union Health Ministry, in the last 24 hours, the COVID-19 case, data denotes to the country reported about 764 new COVID-19 cases and a total of 4 deaths, which are coming 2 from Kerala and 1 each in Punjab and 1 in Karnataka. Aditya Kumar is joining me live on the broadcast with more updates. Aditya, now as 764 new and fresh COVID cases, with the deaths also being reported from individual states of Karnataka and also from Punjab as well. How exactly is the Union Health Ministry taking a cognizance of the surge of the COVID-19 cases and also issuing an advisory for the people who are yet again afraid for any such kind of waves that we have seen earlier? जी मैं बताऊं आपको कि अभी तक 5,000 से ज़्यादा आंकड़ा पार कर चुका है। खास तौर से अगर हम दिल्ली में बात करें, सबसे ज़्यादा जो है केरला, दिल्ली और बंगाल में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लोग जो हैं वो मिल रहे हैं। अभी अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कितने मरीज अभी आए हैं उसको लेकर के जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने डाटा जारी किया है, उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में 30 नए मरीज जो हैं वो दिखाई दिए हैं। साथ ही जो इन्फेक्टेड टोटल मरीज है 592 मरीज दिल्ली में अभी इलाज जिनका चल रहा है। और अगर बात करें कि अभी बीते 24 घंटों मौत की, तो अभी तक मौत नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में एक मौत जो है बीते 2 हफ्ते में हुई थी। एक महिला की मौत जो है हुई थी, जिसको कोरोना का जो ये लक्षण होता है वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसको जो डॉक्टर ने भर्ती कराया उसके बाद जो है मृत्यु के बाद उसका जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया, उस वक्त जो पता चला कि उसको कोरोना की बीमारी थी और उसकी वजह से वो उसकी जो है वो मौत हुई थी। तो दिल्ली में खास तौर से यह है कि कई ऐसे केसेस भी हैं जिसके उसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, खासतौर से प्रदेश के जो हेल्थ डिपार्टमेंट लोग हैं दिल्ली के, वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं और वो किसी भी हाल में कोई कोताही बरतना नहीं चाहते। इसको लेकर के सभी हॉस्पिटल्स को एडवाइजरी जारी किया गया था। खुद रेखा गुप्ता सीएम जो है दिल्ली की, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में आपको इस तरीके से व्यवहार नहीं करना है जिससे कि और ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो फैले। जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटल्स में प्रॉपर व्यवस्था, प्रॉपर इंतजाम करने की बात कही गई थी कि जितने भी कोरोना के मरीज आएंगे उन सभी को अलग से रखा जाएगा, अलग से वार्ड बनाया जाएगा, अलग डॉक्टर रखे जाएंगे। जो भी जो ऑक्सीजन जो प्लांट थे जो बंद पड़े हुए थे उन सबको दोबारा से चलाने की बात कही गई थी। उसके बाद जितने हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, खासतौर से RMH जैसे या जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में जो है जो बड़े हॉस्पिटल्स माने जाते हैं दिल्ली का, जब सबसे ज़्यादा सुविधा और सबसे ज़्यादा लोगों की इलाज करने की क्षमता इन हॉस्पिटल्स में ज़्यादा है, उस सब में जो है व्यवस्था करने की बात कही गई थी। साथ ही एक इंटीग्रेटेड वेबसाइट की भी बात कही गई थी कि इंटीग्रेटेड वेबसाइट पे प्रतिदिन का जो डाटा है जो हेल्थ मिनिस्ट्री का, उस पर वो अपलोड करेंगे ताकि जो डाटा है, जो आंकड़ा, उसको वेरीफाई ठीक से किया जा सके, उसको सही से उसको ठीक से नापा जा सके और उसकी इलाज को लेकर के जो भी प्रॉपर व्यवस्था है वो की जा सके। हालांकि एक बात और जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो मरीज ज़्यादातर है, 550 जो दिल्ली में मरीज ज़्यादा है, उससे उनकी संख्या ज़्यादा है, वो उन लोगों को अधिकतर को हॉस्पिटल के बदले में घर पर ही आइसोलेट किया गया है, लेकिन घर पर भी उनकी देखरेख जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से की जा रही ताकि वो इन्फेक्शन जो है लोगों में ना फैले, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसको देखते हुए जो सरकार है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं लोग हैं या जो स्वास्थ्य विभाग के जाने लोग हैं, वो इसकी पूरी ख्याल रख रहे हैं कि किसी तरीके से इन्फेक्शन जो है वो ना फैले और लोगों को कम से कम जो इंटरेक्शन है कोविड के मरीजों से वो कम से कम रखा जाए। जी, ऑल राइट आदित्य, थैंक यू वेरी much for sharing the latest updates that you're bringing to us. And now, in fact, joining me live on the broadcast is Dr. Sakshi Manchanda, who is a senior consultant. In fact, she's going to be with me live on the broadcast to give an expert opinion about how exactly this new surge of the COVID-19 cases presently looks like, how worried the people should be. Appreciate you joining me live on the telecast, ma'am. Thank you very much. All right.
Sir joins me live on the broadcast. Sir, as in fact we look at the uptick of the COVID-19 cases, which has been witnessed in the past few days, and this is the first time that it has crossed the 5,000 mark for the active cases. And now when we speak about the kind of measures that we have learned from the previous waves, what should be our first immediate response in handling such cases? That's an important point that you've raised, that it has crossed the 5,000 mark, and it's important that we take precautions because it's a JN1 variant, which is a subtype of the Omicron that was responsible for the earlier wave. But this variant seems to be not that virulent, like it's spreading fast, but it is not causing severe symptoms. So most of the symptoms that we are having is like symptoms of common flu, like the patients are having fever, there's cough, there's running nose, there's sometimes sore throat, and sometimes this cough is severe. And occasional patients might have diarrhea and abdominal discomfort also. But there have not been any severe cases as such. But important thing is that we should take precautions because we all know that this is spreading fast. So we should all wear masks when we are going out, and anyone who is having such symptoms should take precautions, should stay at home, should not go out and spreading the disease. And another thing is that those who are immunocompromised, जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों की हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, these patients they are immunocompromised, and it's important that they take due precautions. They should especially refrain from coming in contact with any infected persons. Try to wear masks when they are going out, especially in public places. And if they have any symptoms like fever or cough, so they should not neglect it, and they should contact the doctor as soon as possible. And anyone who is having severe symptoms, like if he's having breathlessness, if he's having severe weakness, is not able to move about, then certainly that patient should also contact the doctor and take proper treatment from the hospital. Because we know that this is not a very severe form of disease, it's not causing death, but certainly those who are immunocompromised, they should take special precautions. And of course, we all should take the precautions that we used to take earlier of wearing masks and moving about in public places. And not Mr. Manchanda, as we speak about the measures, it is definitely important and obvious to learn from our previous experience of the earlier waves of COVID-19. But when we speak about the kind of cases that we are witnessing at this point of time, there are reports saying that most cases, as you also have said, are mild and managed at home. While scientists have added that COVID-19 is becoming milder, occasional surges may happen since the virus is now endemic and constantly evolving. They've added that there is no cause for alarm. In such a scenario, all right. Before that, joining me live on the broadcast is my colleague Aditya Kumar as well. As Aditya Kumar joins me live, Aditya, what update are you picking up as far as the kind of cases that presently are being reported from the national capital is concerned? All right, Dr. Sakshi Manchanda continues to be with me live on the broadcast, and as I'm speaking, sir, about the kind of cases which are being reported, and also they are not being considered as severe as it was earlier in the waves. So do you think that there is no need to be in a panic mode at this point of time? Yeah, there does not need to be any panic, but certainly we need to be cautious. We should not throw down our guards. We should take due precautions. We have to have restraint.
We need to take precautions like wearing masks. We should need to wash our hands regularly, sanitize our hands regularly, and any person who is infected should be taken care of. Please, anyone who is having fever should take rest, should take good hydration. Water intake should not be decreased because dehydration actually causes problems and complications. So water intake should be maintained. Hand hygiene has to be important, and anyone who is infected should stay at home. And it's important that the employers should also they take into consideration that anyone who is having symptoms of fever, cough, cold, sore throat, such patients should be advised rest and should be given leave. And it's not that they continue working at their workplace and spreading the disease. So there is no need to panic. But as I said earlier, we need to take precautions. We need to not low down our guards. We need to take precautions of wearing masks, and especially elderlies, especially immunocompromised patients like kidney patients, heart patients, cancer patients. All such patients, if they are having even the slightest symptoms of fever and cough, should contact their health professionals, should contact their doctors, and take treatment at as early as possible, because in such patients the chances of complications are more. So we need to take precautions, but do not panic. That's the key. Well, all right. Thank you very much, Dr. Manchanda, for being with us on the broadcast, and in fact also sharing how exactly we need to go ahead with tackling the surge and also an uptick in the COVID-19 cases as far as more active cases are being reported from the urban settings at this point of time. Thank you very much for being with us. Now, when we speak about the cases from down south, Kerala continues to lead in the new COVID-19 infections, taking the total number of infections in the southern state to a mark of 1,679. Belly Thomas joins me with more updates. In fact, on that, Belly, now Kerala, as like other waves that have been witnessed earlier, is yet again leading in the COVID-19 cases. What is the reason behind this? Absolutely, Simran. Kerala continues to remain the highest recorded COVID-19 positive cases here. The caseload here is at present 1,679, and over the past 24 hours, it was 191 cases. Fresh cases have come, but comparing with yesterday, it's about the same caseload. It is hovering around because there is around 150 to 170 people who are recovering and getting discharged from the COVID from the COVID positivity as well. So there are two people over the past 24 hours. Two people have lost their lives. One 74-year-old woman and one 79-year-old man who had comorbidities. So the Kerala government continues to do testings for people with SARI and influenza-like illnesses symptoms. The reason why, because Kerala is ticking high in COVID positivity, is that they do an increased number of testings, is what the health department sources tell us. Even if a person who has a slightest respiratory distress or condition, they are subjected to COVID test, both RT-PCR or the antigen testing, and the numbers are updated onto the dashboard, is what the health department says. Now, coming to Karnataka, it is the total number of cases, the caseload is 444. In that, around 41 cases are the new cases that have come, and one death has been reported over the past 24 hours, which is bringing the death toll of the state to 7 in total, Simran. All right, Belly, thank you very much for updating us with the latest information. Now, when we speak about the cases from Maharashtra, Maharashtra has now reported a total of 114 new COVID-19 cases, bringing the total caseload at 1,276 since January.
along with the one more death, raising the toll to 18. Pune has reported 44 cases, with Mumbai standing at 37 new cases, while the highest numbers followed by, in fact, areas of Panvel and 7 cases each. Sudhakar Kashyap is joining me live on the broadcast with more updates. What is the caseload update if we talk about the active cases and now the trend of the deaths that has been witnessed in Maharashtra so far? महाराष्ट्र में अभी तक 18 डेथ हुए हैं और पेशेंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पेशेंट मुंबई में और ऑल ओवर महाराष्ट्र में पेशेंट बढ़ रहे हैं। ये जो महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका हो, पुणे महानगर पालिका हो, अकोला हो, कल्याण डोंबिवली हो, ठाणे हो, कोल्हापुर हो, यहाँ पर पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मेन मतलब बात यह है कि पुणे में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। पुणे में कल जो पेशेंट थे वो 42 थे पॉजिटिव आए हुए और मुंबई में 37 थे। तो मुंबई को पीछे छोड़ के अभी पुणे जो है, पुणे के केसेस जो है ना वो बढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरा जो केसेस है जो सभी जगह से बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके बारे में जो रोज डे टू डे जो रिपोर्ट इस पे ये कर रहे हैं उसमें क्लियर हो रहा है कि ये पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। All right. सिमरन? Sudhakar, thank you very much for sharing these latest updates that you are tracking from Maharashtra. Now, when we speak about the national capital, Delhi has reported a total of 30 new COVID-19 cases, also making an uptick of the active infections in the national capital to nearly 600, standing at 592, with no new deaths that have been reported since the last Thursday, keeping the total fatalities in the national capital at 7 since January 1st. While to share more updates on the national capital tackling the COVID-19 cases and how exactly the caseload over the health authorities has increased after January, as there has been a surge of infection which is witnessed across the northern part of the country as well. Aditya Kumar is joining me live on the broadcast with more updates. Aditya, how exactly the national capital is tackling this surge, and is there evidence enough to understand that what are the areas predominantly that are witnessing the hotspots or the breakout of the COVID-19 new cases? जी सिमरन, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में लगभग 500 के पार कर चुका है और 600 के आसपास में कोरोना का मरीज है अभी, क्योंकि आज सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके अनुसार मैं ये बातें बता रहा हूं आपको। मौत की अगर आंकड़ा की बात करें तो मौत अभी तक नहीं हुई है। एक मौत हुई थी, जो एक महिला की मौत हुई थी, 60 वर्षीय महिला की, जिसकी इलाज के दौरान मौत हुई थी और उसमें कोई सिम्टम नहीं था। डॉक्टर का कहना है कि ये एक नए तरीके की दिक्कत इस वेरिएंट में आना शुरू हुआ है, जब लोगों के अंदर में कोरोना से रिलेटेड जो लक्षण है वो दिखाई नहीं देते और ये खतरनाक हो सकता है। जो नए कोरोना के जो वेरिएंट है वो फैलता बहुत जल्दी से है। इस वजह से जो प्रशासन है, जो जिला अस्पताल या जो स्वास्थ्य विभाग है, वो बहुत ही गंभीरता से पूरे मसले को देख रहा है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है जितने भी मरीज मिल रहे हैं उन सब को लेकर के। एरिया का अभी डिटेल की हम बात करें तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो लोग हैं जो बाहर रह करके आए हैं या कहीं घूमने गए थे, वहाँ से जो वापस रिटर्न आए हैं, उन लोगों के बीच में ज़्यादातर संख्या जो दिल्ली में अभी कोरोना के मरीजों की संख्या मिल रही है। अभी तक जितने भी मरीज मिले हैं उनमें से कुछ लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और कुछ लोगों को हॉस्पिटल्स में भी भर्ती कराया गया है। लेकिन होम आइसोलेशन वाले की स्थिति ठीक हो रही है। और एक खास बात और आपको बताऊं कि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। जो बीमार पड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या से ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या है, जो एक अच्छा संदेश मिल रहा है। जब कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के इन्फेक्शन लगातार लोगों को हो रहे हैं, ऐसे में कुछ मरीजों के ठीक होने के जो संकेत मिल रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है पूरे भारत के लिए भी, खासतौर से दिल्ली के लिए भी ये बहुत अच्छा संकेत है कि कम से कम लोग ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं या स्वास्थ्य विभाग ने किस तरीके से तैयारी की है, तो मैं वो आपको बताऊं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी हॉस्पिटल्स को कहा गया था कि जितने भी पहले पुराने समय में, आज से 5 साल पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस वक्त तो लोगों को जानकारी नहीं थी कि कोरोना से कैसे लड़ना है, कैसी व्यवस्था होनी है। लेकिन अब जब लोगों को जानकारी हो चुकी है तो उस तरीके से तैयारी करने की बात कही गई है, अलग से वार्ड बनाने की बात कही गई है, अलग जाँच में तेजी लाने की बात कही गई है। कुछ हॉस्पिटल्स में तो रिजर्व रखा गया है डॉक्टर्स को, खासतौर से ऐसे डॉक्टर्स को जो रेस्पिरेटरी जो दिक्कतें होती हैं उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं
उनको रिजर्व करके रखा गया है। 24/7 की जो शिफ्ट लगाई जा रही है डॉक्टरों की, इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। हालात अभी दिल्ली में खासतौर से नियंत्रित हैं, और खासतौर से जो क्योंकि दिल्ली में बड़े एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट के अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में रोज लोग आते हैं अलग अलग राज्यों से। वहाँ से इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसकी भी जानकारी जो है इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी तरीके से जांच की जा सके या कोई जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे इस तरीके की भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर संख्या बढ़ती है तो इस तरीके की भी तैयारी की जाएगी, जहां पर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पर भी इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। हॉस्पिटल्स को साफ कहा गया है कि आंकड़ों के साथ खेल नहीं किया जाएगा। जो भी आंकड़े आते हैं उसको, जो वेबसाइट है स्वास्थ्य विभाग का, उसमें प्रॉपर ढंग से अच्छे से जो डिस्क्राइब करके डालना है कि कितने मरीज संक्रमित हुए हैं, कितने ठीक हुए हैं, मौतों की संख्या कितनी है, ताकि किसी भी तरीके से आंकड़ों के साथ खेल ना हो। और आंकड़ों के साथ खेल होता है तो बीमारी को ठीक करने में, बीमारी के इलाज में और उससे रिलेटेड व्यवस्था करने में बड़ी दिक्कत होती है। इस सब को देखते हुए इस पर भी बहुत सख्ती से जो निपटा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि पूरी तैयारी कर ली गई है, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, किसी को घबराने की बात नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से इस पूरी व्यवस्था में आपको एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट नहीं करनी जिससे कि आप इन्फेक्टेड हो जाएं या किसी तरीके से आपको इसका असर पड़े। इस तरीके की पूरी तैयारी दिल्ली सरकार की है या दिल्ली के अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में व्यवस्था की जा रही है। जी सिमरन। All right, thank you very much, Aditya, for giving us the round update of the COVID-19 cases and the surge in the national capital. Now, when we speak about the other parts and the other states of the northern part of the country, Haryana has reported 31 new COVID-19 cases, with Gurugram at 9 and Faridabad with 11 cases accounting for the majority. Other cases that have been reported from are in Karnal, Jhajjar, Panipat, Yamunanagar, Hisar and Panchkula. The state currently has a total of 87 active cases and a total of 151 cumulative cases. Gulshan Grover, my colleague, is joining me live on the broadcast to share more details. Gulshan, when we speak about Haryana, these are the cases that are currently standing at the active case load. How is the health authority and the Department of Haryana managing specifically the COVID-19 surge cases, and how is the testing and the genome sequencing being conducted in the state? बिल्कुल, गुड़गांव में इस समय अगर हम बात करें तो सैंपलिंग जो कोरोना की जांच है वो सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेश से जो लोग हैं वो आते जाते हैं, और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो भी अन्य देशों से जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से ये कोरोना का संक्रमण फैलता है। इसीलिए गुड़गांव का रिकॉर्ड जो है वो हरियाणा में सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड कोरोना के मामलों में है। टोटल अब तक 56 केस गुड़गांव में आ चुके हैं, जबकि 56 में से कल अगर 24 घंटों की बात करें, 24 घंटों में 9 केस सामने आए हैं। अब 9 केसों से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुड़गांव में जो कोरोना का स्तर है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की खबर ये है कि कोई भी मरीज इस समय अस्पताल में भर्ती नहीं है, सभी अपना होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि यदि कोरोना से बचना है तो लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत होगी। और सबसे बड़ी बात, एक टीम और गठित की गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कि जो भी विदेश से जो लोग आ रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है, और सबसे पहले उनको उनकी जो सैंपलिंग है वो ली जाएगी। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर यदि किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स नजर आते हैं, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो या खराश हो या सिर में दर्द हो या बॉडी दर्द हो, तो सबसे पहले उनका टेस्ट बहुत जरूरी है। और लोगों को भी सतर्क रहना इसलिए जरूरी है कि यदि उनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो वो सबसे पहले अपनी कोरोना की जांच अवश्य कराएं। यदि कोरोना की जांच वो खुद कराते हैं तो वो और लोग उससे चपेट में नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को खुद अवेयर रहने की जरूरत है, और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तो सतर्क है ही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सैंपलिंग प्रक्रिया बहुत तेजी से ली जा रही है। कल भी अगर हम बात करें तो 300 सैंपल कल भी लिए गए हैं। ओवरऑल अगर मैं हरियाणा की बात करूं, जिस तरह आपने भी हरियाणा का रिकॉर्ड बताया कि हरियाणा में भी अब तक 151 केस जो है वो टोटल है, जिसमें 87 इस समय एक्टिव केस हैं और All right, Gulshan, thank you very much with the latest updates that you are sharing from Haryana as far as COVID-19 cases is concerned.
Now, when we speak about other states, Chhattisgarh has reported a total of 50 COVID-19 cases following the recent screenings that have been conducted in response to a rise in infections in the other parts of the country. Additionally, 1,183 people have been tested after the detection of the new variant, and 50 tested have turned positive for the new virus. This is what we are learning from the COVID-19 surge being reported in Chhattisgarh. Gaurav Chandel, my colleague, is joining me live with more updates. Gaurav, what are you picking up as far as the COVID-19 surge case and the caseload on the health administration and authorities in Chhattisgarh is concerned? The testing, of course, is being conducted on a high level. It is also being increased to identify the localized transmission of the COVID-19 cases. What is the present scenario of the transmission and the caseload in Chhattisgarh? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना के जो केसेस हैं वो देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसकी जो एंट्री है वो हो चुकी है और लगभग जो है अभी 40 से ज्यादा जो मरीज हैं वो छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 20 मरीज जो हैं वो पाए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में भी जो है 10 मरीज जो है कोरोना के पाए गए हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ जो है स्वास्थ्य विभाग जो है कोरोना को लेकर हाई अलर्ट में रखा गया है। सभी अस्पतालों में सारी जो सुविधाएं हैं वो रखी गई हैं। बेड्स की जो व्यवस्था है वो पहले से कर ली गई है। खासकर कि जब हमने वो कोरोना काल देखा था जिस समय बेड्स और जो ऑक्सीजन है उसकी भारी मात्रा में कमी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते हजारों लोगों की कर ली गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री लगातार विभाग की बैठक लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम अस्पतालों को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू रखने के लिए जरूरी जो दिशा निर्देश है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री All right, now from there, let's also take a look at the COVID-19 caseload from West Bengal. In the last 24 hours, West Bengal has reported 58 new COVID-19 cases and 91 recoveries. So far, the total active caseload now stands at nearly 600, with the total number at 596, with the death toll remaining at 1, which is in fact a good news for the big state of West Bengal. Renik Datta is joining me live on the broadcast with more updates. Renik, what is the update for the COVID-19 surge from West Bengal? Deaths continue to be in the lower category of reporting, but when we talk about the cases that are increasing, how is the health department now issuing advisory and taking the stock of the transmission? पिछले 24 घंटे में कोविड-19 केस से रिकवर होने का जो रेट है वो रेट बहुत ही एक पॉजिटिव साइन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि टोटल 91 केसेस अभी तक जो एक्टिव थे वो लोग क्योर हो चुके हैं कोविड-19 से, और पिछले 24 घंटे में सिर्फ 26 नया एक्टिव केसेस सामने आया है। कुल मिलाकर अभी तक जो कोविड एक्टिव केसेस का संख्या वो 622 है पूरा वेस्ट बंगाल में। मगर पिछले एक हफ्ते का अगर बात किया जाए तो पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से 500 के ऊपर नया एक्टिव केसेस आया है और एक महिला का मौत हुआ है, उसी को देखते हुए अभी भी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा प्रिपरेशन करके रखा गया है। पूरा कोलकाता का जो भी अस्पताल है, हर एक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड को मेंटेन करने के लिए बोला गया है। स्पेशली जो अस्पताल को कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था उस अस्पताल में 2 करके आइसोलेशन वार्ड रेडी रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी मरीज अगर किसी भी सिम्टम लेकर हॉस्पिटल में आए तो उनको जल्द से जल्द कोविड का जो टेस्ट वो टेस्ट किया जाए, आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए, आरटीपीसीआर जो किट वो भी मौजूद रखा जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट ले आने का जो कोशिश वो भी किया जाए, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यानी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोविड का ये बढ़ता हुआ ग्राफ को देखते हुए पूरा प्रिकॉशन मेजरमेंट जो है वो लेकर रखा गया है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कोविड का नया वेरिएंट है इसको लेकर डरने का बात नहीं है, इसको लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। मैक्सिमम ये जो 622 केसेस अभी तक है जिसमें मैक्सिमम जो पेशेंट है वो उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है, उनके होम में ट्रीटमेंट चल रहा है और करीब 50 से 60 पेशेंट अभी अस्पताल में भर्ती है, ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट आया है इस वेरिएंट को लेकर डरने का बात नहीं है, मगर जिस तरीके से ये वेरिएंट फैल रहा है तो उसको देखते हुए इसको रोकना सबसे महत्वपूर्ण है और इसी वजह से आम
लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, मास्क पहनना चाहिए और उसके साथ साथ ही जितना पॉसिबल हो उतना सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन किया जाए। मगर वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के पास एक डर का विषय है कि अभी जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ईद का मौसम चल रहा है, ठीक इस टाइम पे कोविड का जो केसेस वो इंक्रीज होगा कि नहीं, इसके ऊपर भी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट का नजर है। और इसी वजह से जो जिस जगह में All right, Rainik, thank you very much for sharing more updates that you are tracking. But now when we speak about the authorities are closely monitoring the influenza-like illness and the severe acute respiratory illness. Testing for the COVID-19 cases is conducted for all the admitted cases and for the 5% of the other cases, according to the guidelines. Positive cases are also sent for the whole genome sequencing through the ICMR network. Aditya Kumar is joining me with more updates. Aditya, what are you picking up as far as the testing and the genome sequencing is concerned for the cases that have been turning positive? Is the history also being looked at of such cases to identify who is more vulnerable at this point of time during this wave? मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अथॉरिटी ने कहा है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो है जिसको ILI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उस तरीके की जितनी भी दिक्कतें हैं उन सबको कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा सके, ताकि और भी अच्छे से साफ क्लियर तस्वीरें आ पाए कि किस तरीके से कोविड-19 को लेकर क्या है। क्योंकि कई ऐसे अभी इस बार जो वेरिएंट अभी नया आया है, इस वेरिएंट में कई तरीके की दिक्कतें जो है नए देखे गए हैं, जिसकी बात से इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि उन सभी जो इन्फेक्शन है या सभी जो इस तरह के लक्षण है उनको ठीक से देखा जा सके, उनको ठीक से मॉनिटर किया जा सके। और जितने भी सैंपल्स है उन सबको जीनोम डिकोडिंग के लिए लेके जाया जा रहा है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो नए तरीके के जो असर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसके और क्या अलग अलग मायने हो सकते हैं, क्या पुराने जो लक्षण रहे हैं उसके ऊपर में क्या उसका असर रहा है। फिर उसके बाद अभी जो हमने वैक्सीनेशन की बात कही थी, तो वैक्सीनेशन का उस पर क्या असर पड़ा है, इन सभी चीजों के ऊपर में जांच की जा रही है। लगातार जो नए लक्षण है उन सब की कोशिश की जा रही है, पहचान की जा सके, ताकि और अच्छे से क्लियर तस्वीर सबके सामने आ पाए और एक अच्छी सी जो इलाज है उसकी तरफ हम आगे बढ़ पाए। जी सर। All right, Aditya, thank you very much for sharing these latest updates. Now, we're on that note with more news and updates on the other side. Stay tuned.